नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। उनमें से एक हैं युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर याद किया जाता है, या फिर भेदभाव वाली जाति व्यवस्था के प्रखर आलोचक और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले योद्धा के तौर पर भी याद किया जाता है। इन दोनों ही रूपों में डॉक्टर अंबेडकर की बेमिसाल भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिग्गज अर्थशास्त्री के तौर पर भी देश और दुनिया के पैमाने पर बेहद अहम योगदान दिया है। देखिए संसद टीवी पर यह खास पेशकश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति और स्वीकार्यता पाने वाले देश के पहले अर्थशास्त्री थे डॉक्टर अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अर्थशास्त्री की थी। मशहूर पुस्तक इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर लिखते हैं, जब 1938 में मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर से उनके आवास पर मेरी मुलाकात हुई, तब उनके पास 8000 किताबें थी और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। किताबों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का जुनून करिश्माई था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए रिलैक्सेशन का मतलब था एक विषय को खत्म कर दूसरे विषय की किताब पढ़ना। एक्चुअली बाबा साहब का सबसे बड़ा एक शौक़ था किताबें, और उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थे, नॉर्मली वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। उनकी इजाज़त से ही कोई उसमें जा सकता था और उनकी इजाज़त से ही कोई किताब लेके वहाँ पढ़ सकता था। वो किताब दूसरों को ऐसे देते नहीं थे, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बेशकीमती ख़जाना था। और अगर हम देखें कि उनका ये जो शौक़ था किताबों का, उसके बारे में जो कुछ राइटर्स हुए हैं जिन्होंने उनके जीवन के बारे में लिखा है, उन्होंने एक जामा मस्जिद के एरिए का भी बयान किया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो शायद सोनलाल शास्त्री जी ने अपनी किसी किताब में लिखा है कि वो किताबों लेने के लिए जामा मस्जिद एरिया में गए, तो तब वहाँ खबर फैल गई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहाँ किताबों को लेने के लिए आए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, और जब भी वो घर पे वापस आते थे तो उनके हाथ में हमेशा कुछ किताबें और उसका बंडल बना होता था। और जो उनका लाइफ स्टाइल था उसमें भी वो देर आधी रात तक किताबें ही पढ़ते थे। दुनिया जब मार्टिन लूथर किंग की चर्चा करे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा करने पर मजबूर हो जाए। सामाजिक विकारों से ऊपर उठकर बाबा साहब कोलंबिया और लंदन विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय बनने के साथ साथ एक ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता थे। उनका मानना था एक आदर्श समाज की रचना के लिए हर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी मिलना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की थी। इसी विश्वविद्यालय से 1917 में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय बने। इसके कुछ बरस बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में मास्टर्स और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां हासिल की। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जैसे जटिल विषय पर इनकी विश्लेषण क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में एमए की डिग्री के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 42 पेज का एक डिसर्टेशन सबमिट किया था। जानकारों के मुताबिक बाबा साहेब के जीवन और विचारों पर 3 किताबों का प्रभाव साफ झलकता है। लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय, विक्टर ह्यूगो की लेस मिजरेबल और थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान के निर्माता के रूप में उनका नाम आता है, और ये आम जानकारी यही है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।
और उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर बहुत सारे मूवमेंट किए, बहुत सारे संगठन बनाए, जो अनटचेबिलिटी थी, जो दलितों के मुद्दे थे। लेकिन जब हम उनकी जीवनी पढ़ें और उनके बारे में हम अगर ठीक से गहराई से जांच करें तो पता चलता है उनकी शुरुआत ही एक अर्थशास्त्री के रूप में उनके जीवन की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट भारत के पहले ऐसे इकोनॉमिक्स के वो ग्रेजुएट थे जिन्होंने और पीएचडी थे जिन्होंने बाहर से पीएचडी की थी, और तब वो अर्थशास्त्री उसके बाद वो बने। सिर्फ एक पीएचडी नहीं, उन्होंने 2 पीएचडी की थी, एक अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखे रिसर्च पेपर में इन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट का खुलासा किया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लिखे गए रिसर्च पेपर में युवा डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों की जोरदार आलोचना करते हुए तथ्यों और आंकड़ों की मदद से साबित किया था कि उसकी नीतियों ने भारतीय जनता को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजी राज ट्रिब्यूट और ट्रांसफर के नाम पर किस तरह भारतीय संपदा की लूट करता रहा है। विद्वानों के मुताबिक ये रिसर्च पेपर युवा डॉक्टर अंबेडकर की बेजोड़ तार्किक क्षमता का जीवंत प्रमाण है। अगर हम सबसे पहले वाले जो रहे 1915 और 16 वाले जो उनके रिसर्च थे उसमें उन्होंने साबित किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमिक सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी नेचर क्या है, उसमें उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था, जिससे ये पता लगा कि ये जो वेल्थ की ड्रेन हो रही है ये पूरी कॉलोनियलिज्म के एक बहुत बड़ी पॉलिसी के अंडर हो रही है, और इसी की वजह से जो इंडिया है वो यहाँ की बर्बादी और गरीबी का ये एडमिनिस्ट्रेशन एक वाहक बन गया। ये बहुत बड़ा कमेंट था उस वक्त जब अंग्रेज़ों का राज था, और उनके राज में ये एक बात कहनी एक बहुत बड़ा मायने और बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा जिगरा रखने की बात थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो इंडिया उस वक्त एक उनकी कॉलोनी थी, वो कॉलोनी में भी डिस्क्रिमिनेशन था। जो इनके इंटरनल टैक्सेस एंड एक्सटर्नल टैक्सेस लगते थे, उससे इंडिया को विद इन कॉलोनियल सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का ये काम इनकी गहरी देशभक्ति की मिसाल है। कई इतिहासकार इनके इस रिसर्च पेपर की तुलना दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया से भी करते हैं। दोनों ही स्कॉलर बाबा साहब और दादा भाई नौरोजी, दोनों की जो स्कॉलरशिप थी वो एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी नहीं थी, ये कम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है सेम है। बाबा साहब की जो रिसर्च थी वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड थी, ऐसे ही दादा भाई नौरोजी की भी फैक्ट्स पे। अगर एक ही मुद्दे पे लेके 2 स्कॉलर सेम कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो इट मीन्स कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और उसमें कोई भी आपसी कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये अलग बात है कि किसने पहले किया या किसने बाद में किया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि उन्होंने ये साबित किया, दादा भाई नौरोजी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अलग अलग रिसर्च में, जो उन्होंने बाबा साहब ने न्यूयॉर्क में बैठ के की थी, कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो इंडिया की गरीबी और इंडिया की जो बर्बादी है उसका वाहक बन चुका है। डॉक्टर अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की थीसिस 1925 में एक किताब की शक्ल में सामने आई। प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से छपी इस पुस्तक को पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में देश दुनिया में काफी ख्याति मिली। इस किताब में इन्होंने 1833 से 1921 के बीच ब्रिटिश इंडिया में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों की शानदार समीक्षा की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर और जाने माने विद्वान एडविन रॉबर्ट सेलिंगमैन ने इनकी थीसिस की तारीफ करते हुए कहा था, उन्होंने इस विषय पर इससे ज्यादा गहरा और व्यापक अध्ययन दुनिया में कहीं और नहीं देखा है। फेडरल फाइनेंस के क्षेत्र में इस पुस्तक का अहम योगदान माना जाता है। जो प्रोफेसर सेलिंगमैन थे ये इनके मेंटर थे और इनके ये पीएचडी थीसिस जो था उसके गाइड भी थे, सुपरवाइज़र भी थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोफेसर सेलिंगमैन थे वो क्या हस्ती थी, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी। वो उस वक्त के टैक्सेशन एंड ग्लोबल पब्लिक फाइनेंस के बहुत बड़े एक वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट थे और उनका जो टैक्सेशन का जो प्रिंसिपल्स हैं और टैक्सेशन की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, थ्योरीज दी हैं,
उसका बहुत बड़ा रोल रहा था वर्ल्ड वार II के ख़त्म होने के बाद टैक्स रिफॉर्म्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली अमेरिका में भी। फिलहाल आजाद भारत में केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों का खाका तैयार करने के लिहाज से भी डॉक्टर अंबेडकर की इस पहल को बेहद प्रासंगिक माना जाता है। कई विद्वान वित्त आयोग के गठन के बीच भी डॉक्टर अंबेडकर की इसी थीसिस में निहित देखते हैं। जो उनके फाइनेंशियल एनालिसिस थे, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी और जो स्टेबिलिटी ऑफ रुपी की बात की थी उन्होंने, ये जो उनका रिसर्च थीसिस था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, और ये एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, ये जो फाइनेंस कमीशन की जो बात है इसका रूट भी इसी रिसर्च पेपर या 1925 की इस बुक में ही है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट और सेंटर में जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसकी प्रोपोर्शन किस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब उन्होंने आइडिया दिया था, आज से लगभग 100 साल पहले। 1918 में बाबा साहेब ने खेती और फार्म होल्डिंग्स के मुद्दे पर एक अहम लेख लिखा था, जो इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में इन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र में पसरी छोटी जोत से पनपी समस्याओं पर रोशनी डालते हुए कहा था कि कृषि भूमि पर आबादी की निर्भरता घटाने का उपाय औद्योगिकीकरण ही हो सकता है। खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस लेख में छिपी हुई बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या की तरफ तब ध्यान खींचा था जब यह अवधारणा अर्थशास्त्र की दुनिया में चर्चित भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने दिग्गज अर्थशास्त्री आर्थर लुइस से करीब 3 दशक पहले इस लेख में अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर मॉडल का खाका खींचा था। अब आगे देखें तो उन्होंने कृषि से रिलेटेड आर्टिकल लिखा था कि कृषि की समस्याएं भारत में कैसी कैसी थीं। बहुत पहले उस समय की बात है जब कृषि पर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे और कृषि एक बहुत ही नेग्लेक्टेड फील्ड था। हम जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किस तरह से विखंडित लैंड है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, और वो सारी समस्याएं जो कृषि से रिलेटेड थी, कैसे कृषि और शिक्षा और औद्योगिकरण एक साथ जाना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने बहुत पहले, मतलब एक तरह का विजनरी उनका अप्रोच जो था वो था, जो बाद में भी काम आया। तो स्वतंत्रता के बाद मैं तो कहूँगी कि उनकी जो ये जितनी एक अर्थशास्त्री के रूप में जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो स्वतंत्रता के बाद बहुत लागू हुआ और बहुत ज़्यादा उसका काम आया, जो कम ही लोगों को पता है। मजबूत आर्थिक नीतियों में डॉक्टर अंबेडकर के आधारभूत योगदान की वजह से भारत आज़ादी के बाद आर्थिक विकास में बड़ी प्रगति कर सका। चाहे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश हों या फिर अर्थव्यवस्था के किसी पहलू को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, बाबा साहब ने भारत को जो भी सर्वश्रेष्ठ था वो सब कुछ दिया। बतौर अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर की सबसे चर्चित किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 1923 में प्रकाशित हुई इस किताब में अंबेडकर ने जिस शानदार तरीके से अर्थशास्त्र के बड़े पुरोधा जॉन मैनॉर्ड कीन्स के विचारों की आलोचना पेश की, वो इकोनॉमिक पॉलिसी और मौद्रिक अर्थशास्त्र पर उनकी मौलिक दूरदृष्टि का प्रमाण है। कीन्स ने डॉलर की वकालत करते हुए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का विरोध किया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में गोल्ड स्टैंडर्ड की जबरदस्त पैरवी करते हुए उसे कीमतों की स्थिरता और गरीबों के हित में बताया था। इस किताब में ये जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसमें उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था ब्रिटिश टाइम का, सन 1800 से लेके 1893 तक का जो मॉनेटरी पॉलिसी का था, और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी स्टेबिलिटी ऑफ रूपी। उसमें उन्होंने बात की थी कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड एंड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, उनका मानना था कि ये रुपये की जो वैल्यू है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकती जब तक उसकी जो जनरल परचेजिंग पावर है उसको हम स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक्चुअली उन्होंने इसी बात के साथ जोड़ा था एक राइडर के तौर पे कि रुपी शुड नॉट बी इनकन्वर्टिबल एंड इट शुड हैव लिमिटेड पावर ऑफ इशू। मतलब कहने का कि गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे ज़्यादा नोट ना छापे।
द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन किताब में अंबेडकर ने न सिर्फ ये समझाया है कि सन 1800 से 1920 के दरमियान भारतीय करेंसी को किन समस्याओं से जूझना पड़ा, बल्कि इसमें उन्होंने भारत के लिए एक उचित करेंसी सिस्टम का खाका भी पेश किया था। इन्होंने 1925 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सामने भी अपने विचारों को रखा था। अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक सुझावों पर भले ही अमल नहीं किया, लेकिन जानकारों के मुताबिक आजाद भारत में इनके इन विचारों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बड़ा योगदान रहा। प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया, ये किताब में भी उन्होंने बहुत सारे आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें कि राज्यों और केंद्र के बीच में, मतलब अंग्रेज़ों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और राज्यों, प्रिंसली स्टेट्स या जो राज्य थे, उनके बीच में क्या संबंधित थे और किस तरह से गलत तरह की पॉलिसीज़ चल रही थी, ये भी इस वाले आयाम का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि इस समय 1925 में, जहाँ तक मुझे याद है, एक रॉयल फाइनेंस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें इन्होंने अपना वक्तव्य दिया, अपने तर्क दिए, माना नहीं गया। नेचुरली अंग्रेज उस समय सब मानते नहीं थे, लेकिन यही उनकी जो पॉलिसी थी उस समय जो उन्होंने बताई थी, ये हमारे लिए काम आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने में भी बहुत बड़ा उस पॉलिसी जो बनी उसका योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी के बाद सरकार का हिस्सा बनकर भी कई अहम काम किए थे, जिनसे इनकी गहरी आर्थिक सूझबूझ का लाभ देश को मिला। श्रम कानूनों से लेकर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और देश के तमाम हिस्सों तक बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास जैसे काम डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में ही शुरू हुए थे। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, ये सब गरीबी उन्मूलन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये सारे उनके बीइंग अ विजनरी उन्होंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिए थे और बताए थे। तो बने तो इंडिपेंडेंस के बाद तो बने लॉ मिनिस्टर, लेकिन विभिन्न संगठनों में और विभिन्न कमीशंस में उनका बहुत बड़ा इनपुट था, जो उस समय उनकी अर्थशास्त्री के रूप में इमेज पहले नहीं बनी, वो बाद में हम देखते हैं, जिसको आज हमें हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक दूरदृष्टि का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एमएस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों से कहीं पहले इन्होंने सुझाव दिया था कि कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के विकास में वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स की अहमियत पर भी बाबा साहेब का काफी जोर था। देश में सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसी अहम संस्थाओं की शुरुआत भी इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। देश में बिजली क्षेत्र के विकास का खाका 1940 के दशक में उस वक्त तैयार किया गया था जब डॉक्टर अंबेडकर पॉलिसी कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन हुआ करते थे। इनका मानना था कि देश के औद्योगिक विकास के लिए तमाम इलाकों में पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराना जरूरी है और इसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। जो इंडिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है और जो मल्टीपर्पज़ योजनाएं थी, जिसमें आप कह सकते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, महानदी पे हीराकुंड डैम बनाने का प्रोजेक्ट था, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ये बड़े मासिव प्रोजेक्ट थे। जब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1942 के जुलाई महीने में मेंबर बने और ये जून 1946 तक मेंबर रहे थे, लेबर मेंबर, उस वक्त उन्होंने इंडिया की जो एनर्जी प्रॉब्लम थी उसमें आप हैरान हो जाते हैं जब वो लिटरेचर पढ़ते हैं कि उस वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन कैसे होगा, विंड एनर्जी का जनरेशन कैसे होगा, थर्मल एनर्जी का जनरेशन कैसे होगा, जो प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में उनको कैसे हम रेजोल्यूशन करेंगे। और इसके साथ उन्होंने एक विशेष ध्यान दिया था कि हमारे जैसे वास्ट स्प्रेड कंट्री में अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमने किसी एरिया में लगाया, क्योंकि वो हर जगह तो लग नहीं सकते, तो वहाँ से बिजली हम दूसरे एरिया में कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने एक बड़ा ही नायाब कंसेप्ट दिया था ग्रिड, पावर ग्रिड का। आज भी आप देखो तो
उसी की वजह से पूरे कंट्री में कहीं भी बिजली की सप्लाई आपने भेजनी है, वो जो नेशनल पावर ग्रिड बना हुआ है उसी के थ्रू आप इंडिया के किसी भी कोने में चैनलाइज कर सकते हैं सप्लाई। तो ये उनकी एक विज़न था, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर इकॉनमी के तैयार करने का, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट एंड उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब अंग्रेज़ के ज़माने में उन्होंने सोचा था। देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी और योगदान की महत्ता को डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में इंगित किया था जब इस विषय पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। महिलाओं को इकोनॉमिक वर्कफोर्स का हिस्सा बनाने के लिए और मातृत्व अवकाश जैसे जरूरी मुद्दे को भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही कानूनी जामा पहनाया था। श्रमिकों को सरकार की तरफ से बीमा दिए जाने और उससे जुड़े आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन का विचार भी डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, औद्योगिकीकरण और बुनियादी सुविधाओं जैसे मसलों पर देश को अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर का लाभ मिला। जब भी विश्व मंच पर मानवीय अधिकारों और समानता की बात होगी, वहां पर बाबा साहब को एक महान लिबरेटर के तौर पर याद किया जाएगा। वो शोषित वर्गों की आवाज थे जिस पर उन्होंने सारी उम्र पहरा दिया। सदियों की गुलामी की जंजीरों को जिस लासानी और बौद्धिक सूझबूझ से उन्होंने काटा है, इस तरह के संघर्ष की मिसाल मिलना मुश्किल है। इसलिए वो शोषितों और वंचितों के लिए महान क्रांतिकारी और मुक्तिदाता बनकर विश्व पटल पर उभरे हैं। ऐसे युग पुरुष भारत रत्न को युगों युगों तक याद किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।